अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजदूरी करके रात थका हारा घर आता तो बीवी दरबार की खास मिठाई लाकर मुझे खिलाती और कहती इसे खाने से अल्लाह हमें बेटा देगा। मगर मिठाई खाते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। बाहर जाता तो लोग अजीब नजरों से देखते। एक रात बीवी से झूठ बोला और मिठाई खाए बगैर सोने का ड्रामा किया तो मैं मजदूर था और जब अपने काम से थका हारा घर आता तो मेरी बीवी खाने के बाद मुझे दरबार से लाई खास मिठाई खिलाती और कहती इसे खाने से अल्लाह हमें बेटा देगा। मगर मिठाई खाते ही मेरे सर को अजीब चक्कर आते और मैं इतनी गहरी नींद सोता कि सुबह के करीब मेरी आंख खुलती थी। मुझे बड़ी हैरत होती कि मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती है, मगर मैं कभी भी जान नहीं पाया। फिर यही सोचकर सर झटक देता कि शायद काम की थकावट की वजह से मुझे नींद आ जाती है। मगर फिर एक रोज़ एक अजीब बात हुई और वो ये कि कुछ दिनों से मोहल्ले के लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगे थे। आपस में चहमगोइयाँ करते मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरी बीवी कुछ ऐसा ज़रूर कर रही है जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि मुझे हर हाल में हकीकत तक पहुँचना है। तब एक रोज़ घर जाकर मैंने अपनी बीवी के हाथ से मिठाई लेकर उसे बहाने से वो मिठाई ज़ाया कर दी और अपनी बीवी से झूठ बोला कि मैंने मिठाई खा ली है। और उसके बाद मैंने सोने का ड्रामा किया ताकि सच्चाई जान सकूं। मैं आंख की पुतली से झुर्री बनाकर अपनी बीवी को देख रहा था। वो बहुत बेचैनी से मुझे देखते हुए अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। कुछ देर बाद मेरे पास बैठे रहने के बाद उसने हल्के से मेरा कंधा हिलाया, जैसे मेरे नींद में जाने की तस्दीक कर रही हो। उसको मुतमईन करने के लिए मैंने कोई हरकत ना की और वैसे ही पड़ा रहा। उसका चेहरा पुरसकून हो गया और वो जल्दी से उठकर अलमारी के करीब गई। अलमारी में से काली चादर निकाली, कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बहुत हैरत हुई थी, मगर मैं दम साधे पड़ा रहा। कुछ देर बाद मुझे घर के बैरूनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। बेख्तियार उख्तियार उठकर दबे दबे कदमों से कमरे से बाहर कदम निकाला तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी बीवी रात के साए तकरीबन गहरे हो रहे थे। मैं जैसे ही अपने काम से फारिग हुआ, फौरन हाथ मुंह धोया और अपने कपड़ों का थैला संभाले घर की जानिब रवां हो गया। आज मुझे काम करते हुए खासी देर हो गई थी। अमूमन मैं शाम के वक्त फारिग हो जाता था, मगर आज काम इतना ज़्यादा था कि मुझे ख़त्म करते-करते रात हो गई। मेरी बीवी घर पर अकेली थी। मुझे उसकी फ़िक्र थी। उसे अकेले घर में डर लगता था। उसके बारे में सोचते हुए मैं तेज़-तेज़ कदम उठाता अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ, तो मोहल्ले के कुछ मर्द जो वहाँ खड़े आपस में गप्पे हाँक रहे थे, मुझे देखकर एकदम से नज़र चुराने लगे और आपस में चहमगोइयाँ भी करने लगे थे। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। न जाने एक दूसरे के कान में कौन सी सरगोशियां कर रहे थे। उनकी हरकत और सकनात से मैं बहुत हैरान हुआ। ऐसा कुछ दिनों से हो रहा था और मुझसे मिलजोल भी तकरीबन बंद कर लिया था। उनके रवैये को सोचते हुए मैं हैरान परेशान अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी तवक्को के मुताबिक मेरी बीवी बहुत बेचैनी से घर के सहन में टहल रही थी। उसको यूं सहन में टहलता देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यकीनन वो मुझसे नाराज होगी। मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज थी। वो बेताबी से मेरी तरफ बोड़ी और बोली, कहाँ थे आप? आज आने में आपको देर क्यों हो गई? तो मैं बोला, आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी एकदम से पुरसकून हो गई थी। फिर मैं बोला, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ, तुम खाना लगाओ। मेरी बात सुनकर वो सर हिलाकर किचन में चली गई। खाना गर्म करके कमरे में ले आई। तब तक मैं भी मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर बैठ चुका था। अपनी बीवी के वापस आते ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। वो भी मेरा साथ दे रही थी, मगर मैं महसूस कर रहा था आज वो बहुत बेचैन थी, बहुत बेध्यानी से नवाले तोड़ रही थी। मैंने उसे टोका तो कहने लगी, नहीं, असल में खाना देर से खा रही हूँ तो सर में दर्द है और कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया।
کھانا کھاتے ہی جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹا وہ جلدی سے میرے پاس مٹھائی لے آئی، مسکرا کر بولی مٹھائی کھانا تو آپ بھول گئے۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر میں اٹھ بیٹھا اور کہا ایسی بھی کیا ضروری مٹھائی، آج نہ کھاتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ میں آج بہت تھک گیا ہوں اور بہت لیٹ کھانا کھانے کی وجہ سے مٹھائی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر میری بیوی تھوڑی بے چین ہوئی، بولی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم مٹھائی کھانے سے کبھی انکار نہیں کریں گے، اور جب میں آپ کو مٹھائی دوں گی آپ کھائیں گے۔ اب جانتے ہیں نا میں کس وجہ سے یہ مٹھائی آپ کو کھلاتی ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور وہ مٹھائی کھا لی۔ اسے کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا سر بھاری ہوا، آنکھیں خود بخود بند ہوتی گئیں اور پھر صبح کے قریب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اکثر بہت حیران ہوتا تھا، ایک دو بار اپنی بیوی سے پوچھا بھی تو وہ بولی دربار کی خاص مٹھائی ہے، بابا جی نے اس پر دم کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا بلا ناغا یہ مٹھائی کھانے سے ہمیں اللہ بیٹا دے گا۔ مجھے ان باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، مگر اپنی بیوی کی وجہ سے میں خاموش تھا۔ میں اس کی بات سے انکار کر کے اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل ہماری پسند کی شادی تھی، میں معمولی گھرانے کا لڑکا تھا، ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں اور ابا مزدور پیشہ انسان تھے۔ میرا نمبر تیسرا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کی نسبت مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ جیسے تیسے میں نے میٹرک کے امتحان دیے اور اس کے بعد میں بھی اپنے باپ بھائیوں کی طرح مزدوری کرنے لگا، مگر ان کی نسبت میرا کام کچھ بہتر تھا۔ میٹرک پاس ہونے کی وجہ سے میں مزدوروں کا ہیڈ تھا اور ان کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔ مجھے اجرت بھی اچھی خاصی مل جاتی تھی۔ میری ماں میری کامیابی پر بہت نازاں تھی۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں میں میری ملازمت بہت معنی رکھتی تھی۔ ایسے میں میری ماں کا نخرہ کرنا بنتا تھا، اس لیے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو میری دلہن بنائے گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اپنے بڑے بھائیوں کی شادی کے بعد میں نے اماں کو اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ مجھے ٹھیکیدار کی بیٹی پسند آ گئی تھی۔ وہ بہت مہنمونی اور معصوم صورت لڑکی تھی۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھی نخرہ نہیں تھا اور اس کی یہی ادا مجھے بہت بھائی تھی۔ دوسری طرف ٹھیکیدار بھی مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ میری محنت اور ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میری پسند پر میری ماں کو غصہ تو بہت آیا اور اماں نے لڑائی جھگڑا کر کے اپنی بھانجی کے لیے مجھے منوانا بھی چاہا، مگر میں بھی اپنی ضد پر اڑ گیا اور اماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف سونیا یعنی ٹھیکیدار کی بیٹی سے، ورنہ نہیں۔ اور اپنی بات میں وزن لانے کے لیے میں نے اماں اور اپنی بہنوں سے بول چال بھی بند کر دی۔ میں کھانا کھائے بغیر گھر سے نکل جاتا، سارا دن ایسے ہی رہتا۔ وہ ماں تھی، آخر کب تک میری بے رخی برداشت کرتی۔ جلد ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے وہ سونیا کا رشتہ لینے اس کے گھر جا پہنچی۔ ان کے گھر جا کر میری اماں کو ایک نئی خوش فہمی نے آ گھیرا۔ ان کو لگ رہا تھا وہ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی صورت ہمیں نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری نسبت وہ بہت پیسے والے تھے۔ ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا، جبکہ ہمارا گھر بڑا تو تھا مگر خاصا بسیدہ تھا۔ گھر کے در و دیوار سے غربت جھلکتی تھی، اور پھر ہم تو ان کے شجان شان بری بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہی سوچ کر اماں نے بہت لگاؤ اور محبت سے سونیا کا ہاتھ مانگا، لیکن ان کی طرف سے میرا دل میلا نہ ہو، وہ مجھے کہہ سکیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی، مگر لڑکی والوں نے ہاں نہیں کی۔ مگر ان کی ساری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ٹھیکیدار نے فوراً اس رشتے کو قبول کر لیا۔ سونیا کی ماں البتہ جذبہ ضرور ہوئی، مگر ٹھیکیدار نے یہ بول کر اس کو بھی مطمئن کر دیا کہ لڑکا بہت ایماندار اور محنتی ہے، وہ بہت جلد میرے برابر آ ٹھہرے گا اور ہماری بیٹی بہت عیش کرے کی زندگی گزارے گی۔ مجھے یہ لڑکا ذاتی طور پر پسند ہے اور اس لیے تم اس رشتے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالو اور ہنسی خوشی اپنی بیٹی کے سسرالیوں کو اچھا کھلا پلا کر رخصت کرو۔ اس سارے عزت افزائی پر اماں کا خون کھول اٹھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنائیت کا مظاہرہ تو اس نے بھی خوب کیا، اب ایسے میں وہ کیا ایسی بات کرتی کہ رشتے سے انکار ہوتا۔ اماں کو خاموش ہونا پڑا
और फिर सोनिया की प्यारी सूरत देखकर एक लम्हे को अम्मा का दिल भी सोनिया पर आ गया और बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने सोनिया को बहू के तौर पर कबूल कर लिया। रिश्ता होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। मुझे तो लगा था सोनिया को देखकर अम्मा उसे दिल से कबूल कर लेंगी और बहुत खुशी से उसे अपनाएंगी, और शायद ऐसा ही होता अगर मेरी भाभियां चालबाज और तेज तरार ना होती। उन्होंने अम्मा के कान भरने शुरू कर दिए। अरे अम्मा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें कारून का खजाना मिल गया हो। जिस बेटे की कमाई पर तुम इतना इतराती फिरती थी, आज उसके लिए ऊंचे घराने की हसीनो जमील लड़की ला रही हो। ये भी नहीं सोच रही कि अपने से ऊंचे घर की आई लड़की पहले से तुम्हारे बेटे को काबू कर चुकी है। बाद में तो वो उसे खूब अपनी उंगलियों पर नचाएगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। कमाई देना तो बहुत दूर की बात है। भूल जाओ अपने इस बेटे को और बाकी बेटों से दिल लगाना शुरू करो। बहुओं की बात सुनकर अम्मा का दिल भी मैला होने लगा। वाकई ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सोनिया बहुत प्यारी थी और फिर ठेकेदार की बेटी थी। वो लड़की तो वाकई मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर लेगी। जिस लड़की को पाने के लिए मेरे बेटे ने मुझसे जिद लगा ली, वो भला बाद में क्या घास डालेगी। नई सोचों ने अम्मा को परेशान करके रख दिया था। हालांकि मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि सोनिया बहुत अच्छे दिल की लड़की है, वैसा कुछ नहीं है, और फिर मुझ पर एतबार तो करें। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आपने मुझे पाला पोसा, माना कि मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं आपसे मुंह मोड़ लूंगा। आप मेरी माँ हैं। आपका मुझ पर पूरा पूरा हक है और आपके हक में मैं कोई कुताही नहीं बरतूंगा। अपनी बहुओं की बातों में मत आएं और एक बार सोनिया को इस घर में आ लेने दें। आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे। अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती। सच तो ये था कि मेरे दिल में भी 100 तरह के वहम आने लगे थे। अभी से ये हाल था, जाने बाद में क्या हो। अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी के दिन करीब आ पहुंचे। सोनिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। वो चांद से उतरी हूर लग रही थी और फिर उसके माँ बाप ने उसे ढेर सारा जहेज दे दिया था। उसके तन पर इंतहाई कीमती लहंगा और कीमती जेवरात मौजूद थे, क्योंकि वो अपने वालदैन की इकलौती बेटी और 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी भाभियां हसद से जल बुन कर राख हो गई। भला उनसे कहाँ बर्दाश्त होता कि उनकी एक देवरानी हैसियत के लिहाज से ऊंची रहे, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी। सोनिया को पाकर मैं बहुत खुश था। कुछ दिन तो मेरी अम्मा भी खामोश रहीं और जब मोहल्ले वालों की तारीफें सुनती तो फखर से गर्दन भी ऊंची कर लेती। जो भी हो, सोनिया उन्हीं की बहू बनकर आई थी और उसके ढेरों ढेर जहेज की वजह से सारे मोहल्ले और खानदान में उनकी नाक ऊंची हो गई थी। हर कोई यही कह रहा था, फरखंदा के तो वारे न्यारे हो गए, उसके एक बेटे की ससुराल इतनी ऊंची है। उन बातों को सुन सुन कर अम्मा सोनिया से खुश थी और उसके खूब नाज उठाती थी। मैंने भी सोनिया को पहली रात ही बावर करवा दिया था कि मुझे अपनी माँ बहुत अजीज है और वो मेरी खातिर मेरी माँ की दिल से खिदमत करे। सोनिया वाकई दिल की बहुत अच्छी थी। मेरी मोहब्बत पे उसने अम्मा को खूब इज्जत और एहतराम से नवाजा था। घर की लाडली बेटी होने के बावजूद वो अम्मा की बहुत खिदमत करती थी, उनके सारे काम सरअंजाम देती। अम्मा को मुतमईन होता देखकर मैं भी मुतमईन हो गया, मगर ये मेरी खुशी आर्जी साबित हुई। मेरी अम्मा एक बार फिर से अपनी बड़ी बहुओं की बातों में आने लगी और सोनिया से बदजन हो गई। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैं सोनिया की छोटी छोटी फरमाइशें पूरे करने लगा, और क्यों ना करता, वो मेरी बीवी थी। उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना मेरा हक बनता था और मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अपने घर में किस तरह से जिंदगी गुजारती थी, और मेरी यही कोशिश थी कि उसे इस घर में भी वैसी जिंदगी देने की पूरी पूरी कोशिश करूं। इसलिए जब मैं रात को घर वापस आता तो सोनिया के लिए कुछ न कुछ जरूर ले आता, और यही बात मेरे घर वालों को चुभने लगी थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकते थे। अलबत्ता सोनिया को जलील करने के लिए वो मौका की तलाश में थे
اور شادی کے کچھ وقت بعد انہیں یہ موقع مل گیا۔ جب 1 سال گزر جانے کے بعد بھی سونیا کو اولاد نہیں ہوئی تو میری ماں اور بھابھیوں نے اس کو تانے دینا شروع کر دیے۔ میری ماں برملا کہتی، کیا فائدہ ایسی پیاری صورت کا، عورت اولاد ہی نہ پیدا کر سکے۔ عورت تو وہی اچھی لگتی ہے جو بچے پیدا کرنے والی ہو، بھانج عورت بلا کب تک ساتھ نبھا سکتی ہے۔ بھانج عورت کے ساتھ رہ کر مرد کی ساری زندگی اولاد کو ہی ترس جاتا ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اللہ بھانج عورت کی نحوست سے بچائے، مجھے تو اپنی بیٹیوں کی فکر ہونے لگی ہے، اس کے ساتھ رہ کر ان پر اثر نہ پڑ جائے۔ روز ایسی کئی باتیں سن سن کر سونیا کا دل چھلنی ہو جاتا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی تو میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ میں نے اماں کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، لیکن پھر ایک روز میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے اماں کو ٹوکا اور کہا، اماں کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ اولاد ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو ہمیں اولاد ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کی پسند کی بیوی لاتا تو بھی بے اولاد رہتا، کیونکہ میرے اللہ کو منظور نہ ہوتا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ اور کتنا وقت ہو گیا، ابھی 1 ہی سال مشکل سے ہوا ہے اور آپ نے سونیا کو بھانج قرار دے دیا۔ کچھ وقت انتظار ہی کر لیں، دیر سے ہی صحیح اولاد ہو جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کا۔ مطلب میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو آپ لوگ سونیا کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ کتنی خدمت کرتی ہے آپ کی اور آپ اس کو ہر وقت رلاتی رہتی ہیں۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنی بھی بیٹیاں ہیں، یوں کسی کی بیٹی کا دل دکھانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میرے بولنے کی دیر تھی، گھر میں ایسی قیامت برپا ہوئی کہ اللہ مان دے۔ میری ماں نے بجائے بات کو سمجھنے کے فوراً اپنا سینہ پیٹ لیا، روتے ہوئے کہنے لگی، ارے اسی وقت کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس وقت کے لیے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا کہ تم مجھے باتیں بولو۔ کیسے سنگ دل انسان ہو، کل کی آئی لڑکی کے لیے تم اپنی بہنوں کو بددعائیں دے رہے ہو، تمہارا تو دل بھی نہیں کانپا۔ تم اپنی ماں کو گالیاں دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سارا قصور میرا ہے۔ میں تو تمہاری خوشی کے لیے کہتی ہوں، تمہاری اولاد ہو جاتی تو خاندان بنتا میرا کیا؟ میرے باقی بیٹے اولاد والے ہیں، میں انہی کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ سچ کہتے تھے سب اونچے گھر کی لڑکیاں ایسی ہی اپنی چال بازیوں سے ماؤں کے کلیجے نوچ لیتی ہیں۔ ایک تو خود بھانج، اوپر سے باتیں بھی مجھے سنا رہے یہ لوگ۔ ہائے اللہ، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ جس بچے کو میں نے سب سے زیادہ پیار دیا وہی آج مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی میں ہی بری ہوں، آج کے بعد میں تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی، اور اپنی بیوی سے کہو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی یہ خدمتیں اور دکھاوے نہیں چاہیے، بس چھین لیا اس نے میرا بیٹا مجھ سے، اب خوش ہو رہی ہوگی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر۔ ارے ایسا سنگ دل بنا دیا، ماں بہنوں کے منہ کو آنے لگا یہ لڑکا۔ اماں کا واویلا بتدریج بڑھتا جا رہا تھا اور میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری باتوں کا اماں اتنا الٹا مطلب لے لیں گی۔ میں نے اماں کو خاموش کرانے کی کوشش کی مگر اماں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری بہنوں نے بھی ناراضگی سے منہ موڑ لیا، ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کی خاطر انہیں بددعائیں دے رہا ہوں، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو بس اماں کو اللہ سے ڈرانا چاہ رہا تھا۔ مگر افسوس اماں نے میرے خلوص کو سمجھا ہی نہیں، اور پھر اس روز تو ہمارے اور اماں کے درمیان سرد مہری کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے بآواز بلند میری بیوی کو تانے کوسنے دیتی اور اس کے ہر کام میں نقص نکالتی۔ اکثر اوقات تو میری بڑی بھابھیوں کے ساتھ مل کر سونیا کے ساتھ اتنی لڑائی جھگڑا کرتی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی۔ سونیا بہت چھوٹے دل کی لڑکی تھی، وہ اس سب سے بہت گھبرا گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ لاوارث نہیں تھی اور مجھے یہی ڈر تھا اگر اس کے میکے والوں کو خبر ہو جاتی
तो वो सोनिया को अपने घर ले जाते। उसके बाद सारी जिंदगी मैं सोनिया से बिछड़ जाता। मैं अपने घर वालों को उनके रवैयों से बाज रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और सोनिया को भी मनाकर समझा बुझाकर इस बात के लिए रजामंद करता कि वो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ ना बताए। वो भली मांस औरत थी, घर बसाने की ख्वाहिश रखती थी। उसने भी कभी अपने मैके वालों को इस बात की भनक नहीं पड़ने दी कि उसके ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव रखा जाता है। मगर रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तब मुझे एक रोज काम के बाद मेरे बाप ने अपने पास बुलाया और कहा, बरखुरदार, मैं सब देख भी रहा हूँ और अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने तो शुरू दिन से ये ठान ली कि वो सोनिया को इस घर में बसने नहीं देगी, क्योंकि तुमने उसकी भांजी पर इस लड़की को फौकियत दी। तो भला वो कैसे इसको बर्दाश्त कर ले? कुछ तो तुम्हारी बड़ी भाभीियों ने जलती पर तेल का काम किया हुआ है। मैंने भी तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो जाहिल औरत ओल फोल बकने लगी है। इसलिए मैंने खामोश रहने में आफियत जानी। भला इन जुबान दराज औरतों का मुकाबला हम जैसे मर्द कहाँ कर सकते हैं? घर का सुकून भी बरहम हो चुका है और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। कब तक हम सोनिया के घर वालों से ये सच्चाई छुपा सकते हैं? एक रोज उन्हें सब पता चल जाएगा और जब पता चला तो वो लोग बहुत फसाद करेंगे। उन्हें हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी मानो तो सोनिया को लेकर अलग हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि तुम एक प्लाट लेकर उस पर चार दीवारी कर सको, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाते रहना। मगर अभी के लिए जरूरी है कि तुम अलग हो जाओ, तभी कुछ सुकून होगा और तुम्हारी माँ की जुबान को भी लगाम मिलेगी। अब्बा की बात में दम था। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अम्मा की निस्बत वो अच्छे दिल के पुरशफीक इंसान थे, अपनी औलाद की खुशियों को मद्देनजर रखते थे। उस वक्त भी वो मेरा भला चाह रहे थे। मैंने फौरन से बेशतर अपने सुसर से बात की कि मैं अलग घर लेना चाहता हूँ। मेरे सुसर मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए। भला एक बाप को क्यों एतराज होगा कि उसकी बेटी अलग घर में रहे? उनकी बेटी चाहे उन्हें कुछ ना बताती हो, मगर उसका मुरझाया चेहरा बहुत कुछ समझा देता होगा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम फिक्र नहीं करो, जितनी तुम्हारी रकम है उसमें एक बना बनाया छोटा सही मगर घर मिल जाएगा और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ, फिर धीरे धीरे उस घर को मुकम्मल करते रहना। अपने बाप और बाप जैसे ससुर की बातों से मेरा दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। दोनों ने मेरी सारी मुश्किल चुटकियों में हल कर दी थी। मैं दिल में उन दोनों का ममनून हुआ और अपनी बीवी को सरप्राइज देने का सोच लिया। मैं जानता था कि वो इतने वक्त से बहुत तकलीफ झेल रही है, मगर मेरी खातिर खामोश थी। अब हक बनता था कि मैं उसे जिंदगी की तमाम खुशियां दूं जिसका वो हक रखती थी। अलग घर लेते ही मैंने अपनी बीवी के साथ अलग घर में शिफ्टिंग का ऐलान किया। तो जहां इस बात को सुनकर सोनिया खुश हुई, वहां मेरी मां के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें तो लगा था माँ की बातों से तंग आकर मैं सोनिया को तलाक दूंगा, मगर हुआ उसके बरक्स। एक बार फिर मेरी माँ ने ववेला करना शुरू किया, मगर मैंने ये कहकर अपनी माँ को टोक दिया कि अब की बार अगर उन्होंने कोई भी फजूल बात मुंह से निकाली तो मैं हमेशा के लिए उनसे राब्ता खत्म कर लूंगा। मेरी माँ मेरी बात सुनकर दुबक कर बैठ गई और मेरी भाभीियों सीने पर सांप लौट गए। मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की और अपनी बीवी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। मेरी जिंदगी में एक बार फिर से सुकून आ चुका था, मगर अब कुछ वक्त से ये सुकून दरहम बरहम हो गया। जब से मेरी बीवी ने दरबार की मिठाई लाकर मुझे खिलाना शुरू की थी, मुझे बहुत गहरी नींद आती और फिर मोहल्ले के लोगों की अजीब नजरें। तब तंग आकर मैंने सच्चाई जानने का इरादा किया। घर पहुंचकर मैं खाना खाने के बाद बहाने से अपनी बीवी को चाय बनाने का कहा और मिठाई लेकर बैठ गया। वो मुतमईन सी चाय बनाने चली गई। उसके जाते ही मैंने मिठाई जाया कर दी और यूं जाहिर किया जैसे वो मैं खा चुका हूँ। जब वो आई तो मैं झूठी जमाइयाँ लेने लगा।
चाय के 2-3 घूंट पीकर सो गया। मैं आंख की हल्की सी झुर्री से सब देख रहा था। जब मेरी बीवी को लगा कि मैं सो चुका हूँ, तो तब वो तेजी से अपनी चादर उठाकर कमरे से निकल गई। उसकी हरकत पर मैं बहुत हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद जब मुझे घर का बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो मैंने बेख्तियार उठा और दबे कदमों से बाहर निकला। हैरान रह गया, मेरी बीवी घर से बाहर कहीं जा रही थी। मैंने भी कुछ देर रुककर अपनी बीवी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने हाथ में एक पोटली सी ली हुई थी और उसको काली चादर में छुपाया हुआ था। मोहल्ले के तमाम मर्द वहाँ मौजूद थे और मेरी बीवी को जाता देख रहे थे। तब मुझे हकीकत का इदराक हुआ। मेरी बीवी की इस हरकत की वजह से वो सब मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैं बेतहाशा शर्मिंदा हुआ और किसी भी जानिब देखे बगैर अपनी बीवी का पीछा करने लगा। चलते चलते कुछ दूर कच्ची बस्ती वाले इलाके में मेरी बीवी दाखिल हो गई और फिर एक झोंपड़ी में दाखिल हुई। मैं भी दबे कदमों से झोंपड़ी के पास गया। हल्का सा कपड़ा उठाकर अंदर झांका तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां एक इंतहाई कमजोर और बीमार औरत लेटी हुई थी और मेरी बीवी के हाथ में जो पोटली थी उसमें खाना मौजूद था। वो पोटली से उस औरत को खाना खिला रही थी। उस औरत की जिसामत से मालूम होता था कि वो हामला थी, यकीनन पूरे दिन की भूखी भी थी। तभी बेताबी से बड़े बड़े नवाले लेकर खाना खाने लगी। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि मेरी बीवी ने उसे खाना खिलाया, फिर अपने साथ लाए कुछ फ्रूट भी उसे खिलाने। कुछ देर बैठकर उसका हाल अहवाल लिया और फिर वापस जाने के लिए मुड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाऊं, मगर फिर वहीं रुका रहा। मुझे आज हर हाल में सच्चाई जानना थी। झोंपड़े से बाहर निकलकर जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकला गई, मगर मैंने कुछ भी बोले बगैर उसका हाथ थामे खामोशी से घर की तरफ चला आया। घर आकर मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, कौन है वो औरत और तुम रात के वक्त उसके पास क्यों जाती हो, और तुम मुझे बेहोश करने के लिए वो मिठाई खिलाती हो ना। देखो मुझे कुछ मत छुपाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज आप ऐसा मत करना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सब बताती हूँ। दरअसल शादी के कुछ वक्त बाद मुझे मालूम हो गया कि मैं भांज हूँ, मैं मां नहीं बन सकती। मैंने ये बात सबसे छुपाई, मगर शायद आपके घर वालों को शक हो गया। वो मुझे बहुत जलील करते थे, मगर मैं खामोशी से सब सुनती थी। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे, और फिर मुझ पर अल्लाह ने करम किया और आप मुझे अलग घर में ले आए। मैं अल्लाह से दिन रात दुआएं मांगती कि वो कोई मुआजिजा कर दे और मुझे औलाद हो जाए। तब एक रोज एक औरत मेरे घर आई। वो हामला थी और अपने शौहर से मार भी खाई हुई थी। वो 2 दिन से भूखी थी। मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे कुछ खिला दो। मैंने जब उसे खाना खिलाया और जख्मों का पूछा तो रोते हुए उसने अपनी कहानी बताने लगी कि उसका शौहर नशई है और उसके साथ मारपीट भी करता है और गलत काम के लिए मजबूर करता है, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब औलाद की भी मुझे ख्वाहिश नहीं, मगर बच्चे की जान नहीं ले सकती। तब मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने उसको कहा, अगर वो अपना बच्चा मुझे दे दे तो मैं उसका ये एहसान नहीं भूलूंगी और उसके बच्चे को बहुत अच्छे से पालूंगी। वो औरत भी हालात की मारी हुई थी, मेरी बात मान गई और तब उसी औरत ने मुझे कहा कि दिन के वक्त मेरी झोंपड़ी में मत आना, वहां मेरा नशई शौहर होता है। कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे तो मुझे खाना देने रात के टाइम आना। मैं वादा करती हूँ बच्चा पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगी और कभी भी उसका नाम नहीं लूंगी। उसके बाप को तो वैसे भी उसकी परवाह नहीं, इसलिए मैं रातों में आपको बेहोश करके उस औरत के पास जाती हूँ ताकि उसका बच्चा ले सकूं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया। उसकी हरकत गलत जरूर थी, मगर वो कोई गुनाह नहीं कर रही थी। मेरे साथ अपना घर बसाए रखने की ख्वाहिश में वो बिना सोचे समझे वो सब कर रही थी जो उसे ठीक लग रहा था। मैंने अपनी बीवी को दिल से माफ कर दिया और उसे कहा कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे।
उस औरत का बच्चा भी गोद ले लेंगे। मगर तुम अब रात में कभी घर से मत निकलना, लोग तुम्हें देखकर बातें बनाने लगे हैं। मेरी बीवी फौरन बात मान गई और हम दोनों मिलकर उस हामला औरत का ख्याल रखने लगे ताकि उसका बच्चा ले सकें। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।